करने के टाइम पे, ये शब्द घटक यूज करने के टाइम पे सोच समझ कर ही हमारा प्रयोग करना चाहिए, है ना। नारी शिक्षा के ऊपर बात होगी तो वो देखो पॉजिटिव है तो कोई ये नहीं, नेगेटिव नहीं, मतलब आपके ऊपर नाराज नहीं होंगे। अगर नेगेटिव बताने वाली है तो आपको आपका पुतला जला के अगर चाहिए तो आपको भी जला देंगे। इसलिए नेगेटिव रिजल्ट रिपोर्ट्स जब आने के चांसेस है तो वो टाइम पे पहले ही टर्म्स चेंज करके रखना चाहिए। रिजल्ट प्रपोजल में ही वो कंपोनेंट्स को चेंज कर देना। हाँ, देखो वहाँ पे पॉजिटिव इंफॉर्मेशन वहाँ ला रहा है, नेगेटिव ला रहा है। हाँ। ओके चलेगा, लेकिन अगर रिजल्ट अगर पॉजिटिव आने वाला है क्या नेगेटिव आने वाला है, अगर नेगेटिव आने वाला है तो टर्मिनोलॉजी चेंज करें। तो वही हाँ वहाँ पर तो बैठिए, वहाँ पर रिसर्च प्रपोजल में जो शब्द हमने यूज किया सिनॉप्सिस के दौरान चेंज कर सकता है, नहीं कर सकता है। अगर रिसर्च चेंज अगर आने वाला है तो सिनॉप्सिस में आपका टाइटल को भी चेंज कर सकता है, टाइटल में भी आपका नाम परिवर्तन कर सकता है। पॉजिटिव आ रहा है बता दो, वो खुशी है, आपको माला लगाकर आया हमारा ऊपर रिसर्च किया है, बहुत बधाई, जो मिठाई भी खिलाएंगे। नेगेटिव आएंगे आपको भी जला देंगे, है ना। तो रिजल्ट सिनॉप्सिस, फाइनल सिनॉप्सिस के दौरान अगर नेगेटिव रिजल्ट्स अगर के चांसेस है, संभावित है, क्योंकि डेटा इंटरप्रिटेशन हो गया तो पता चल गया, रिसर्चर को पहले पता चल जाता है, इंटरप्रिटेशन से ही पता चलता है। तो वो टाइम पे अगर हो सकता है तो आपका टाइटल चेंज करो और सब चेंज करो, मतलब घटक के अनुसार। अनुसूचित जनजाति के लिए कौन सा शब्द यूज कर सकता है, कौन सा यूज कर सकते हैं? शेड्यूल्ड पहले गिरिजन है ऐसा बोला जाता है, अभी व्यावहारिक हो गया वो गिरिजन है। अनुसूचित जनजाति तो अभी संवैधानिक शब्द हो गया। तो अभी आदिवासी तो अपमानक में ही चला चले जा रहा है, आदिवासी शब्द अपमानार्थक में जाएगा। नहीं, इंटीरियर नहीं बोल सकता है क्या, इंटीरियर इनहैबिटेंट्स, इंटीरियर इनहैबिटेंट्स क्या बोलता है, उस स्थानेषु निवास निवसमानानां, उस स्थानेषु निवसमानानां जनानां, कुछ शब्द ले सकता है। इंटीरियर इनहैबिटेंट्स मतलब जहां पर आने जाने का सुविधा भी नहीं है, वहां पे रहने लोगों के ऊपर रिसर्च। शेड्यूल्ड ट्राइब को निकालते हुए हम और एक घटक ऐड किया, है ना। और सर यहाँ पर आप इंटीरियर इनहैबिटेंट्स शब्द तो याद किया है, लेकिन इसका इंटरप्रिटेशन कब करना, जब आप थर्ड चैप्टर में हर एक शब्द का घटक का एक परिभाषा तो बताएंगे। मैं मतलब वो शब्द के लिए किसके लिए मैंने ये शब्द को ये अर्थ में लिया गया हो, वहां पे डिस्क्रिप्शन दे दो, है ना। लोग आपके पूरा रिसर्च कभी नहीं पढ़ेंगे, आपका फाइंडिंग्स ही पढ़ेंगे, आपका फाइंडिंग्स ही पढ़ेंगे। तो वो थर्ड चैप्टर में आ गया, कौन सा घटक के लिए कौन सा मीनिंग लिया है वो थोड़ी देखेंगे, रियल रिसर्चर देखेगा, यथार्थ गवेषक ही देखेगा, तो आम आदमी थोड़ी देखेगा। टीवी में कल एक आ गया, क्या है, आंध्र प्रदेश में लड्डू बनाने के टाइम में कोई एनिमल कंटेंट मिलाया जा रहा है, ऐसे चीफ मिनिस्टर ने डिक्लेयर कर दिया। तो लोग बोला और ये अगर हो रहा है तो इंक्वायरी बिठा दीजिए और जज का बिठा दीजिए। अभी वो बोल रहे नहीं, मुझे रात को भगवान सपने में आकर बताया है, अगर सचमुच है तो बोलना है ना। तो वही है, वो घुमाना लिंग के लिए क्या, लिंग के लिए क्या शब्द यूज करेंगे? लिंग भेद, जैसे ने बताया कि वॉइस ज्यादा ग्रोथ नहीं करते हैं, जो प्री ऑपरेशनल टाइम पे क्या लड़कियां लड़कों के लिए वॉइस ज्ञान के लिए
एज क्या एज? हाँ इससे SPCM मिलेगा, एसपी सेंसरी मोटर और हाँ वो स्टेज में प्री ऑपरेशनल स्टेज में क्या होता है कि बॉयज ज्यादा नहीं डेवलप करते हैं शारीरिक तौर पे, लड़कियां कर लेते हैं, उसका बाद बॉयज करते हैं फॉर्मल स्टेज में। तो इसको हम कैसे क्लासिफाई? वेरी गुड। जीन पियाजे की जो सेंसरी स्टेज या प्री ऑपरेशनल स्टेज, ऑपरेशनल, पोस्ट ऑपरेशनल जो भी स्टेजेस है, रिसर्च में सोशल साइंसेस का फाइंडिंग्स अलग होता है, साइंस फाइंडिंग्स अलग होता है। साइंस फाइंडिंग भगवान आकर तुम्हारा सामने खड़ा हुआ तो हम बता सकते हैं ग्रेविटी पावर की वजह से बाटल गिरा। कालिया को पसंद है या शिव को पसंद है या शक्ति को पसंद है, ये नहीं पसंद है हमको मतलब दिस इज फैक्ट, इट इज अ फाइंडिंग, कोई नहीं है ना। सवाल कर सकते हैं क्या? मैंने जो फाइंड आउट किया चाहिए आज अभी भी दिखाऊंगा, कल भी दिखाऊंगा, 10 साल के बाद भी दिखाऊंगा, 100 साल के बाद भी दिखाऊंगा, वहां पे कोई तकलीफ नहीं। सोशल साइंस में कॉम्प्लेक्सिटी की होती है। आपको रिसर्च एटीट्यूड के टाइम में फर्स्ट वाले को बताया, ओपिनियन चेंज हो जाता रहता है, वहां पर सावधान रहना चाहिए, क्योंकि ये आज हाँ बोला गया व्यक्ति विशेष कल ना भी बोल सकता है ना? हाँ, क्योंकि चेहरा और उनका व्यवहार एक जैसा नहीं होगा। आप एक बार देखो, किसी को उधार देखो, उनका चेहरा लेने के टाइम पे कैसा होगा, फिर वापस देने के टाइम पे कैसा होगा, एक जैसा होगा क्या? तो कॉम्प्लेक्सिटी है, संगीत होता है, मतलब वो सोचता है कि मेरा बाप का पैसा तुमको दे रहा हूँ ऑफिस, है ना? टेंडेंसी साइंस में ऐसा होगा क्या? और आपने जो मेच्योरिटी की बात आ गया था, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बात छोड़ दो, ग्रोथ तो यूनिवर्सल है, मतलब जो जो नियम बताए गए हैं वो नियम आगे पीछे जरूर हो जाएंगे, है ना? हमारा ग्रोथ में कुछ लोग थोड़ा सा एडवांस हो जा सकते हैं, थोड़ा सा पीछे जा सकता है ना? तो वो कोई तकलीफ नहीं है, वो तो ऑटोनॉमिकल स्ट्रक्चर के अनुसार जाने वाला चेंजेस है। अभी मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, मेच्योरिटी से रिलेटेड है तो कोई तकलीफ नहीं है। अगर मेच्योरिटी बेस्ड लर्निंग से है तो मेच्योरिटी बेस्ड परिपक्वता आधारित अधिगम के ऊपर करना चाहिए, तभी परिपक्वता में कोई तकलीफ नहीं है। भास्कर जी यहाँ पर बैठेंगे तो भी मेरा शरीर में चेंजेस आ जाएगा, वही अगर मुझे किसी अंडमान निकोबार में भी डाल दिया तो भी चेंजेस आ जाएगा, फिजिकल चेंजेस आएगा। क्या लर्निंग आ जाएगा क्या? चेंजेस मतलब फर्क है ना? तो फिर दोनों एक जैसा कैसा होगा यार? अधिगम और मेच्योरिटी दोनों एक जैसा कैसा होगा? दोनों में डिफरेंसेस है, अधिगम और मेच्योरिटी एक जैसा कभी नहीं हो सकता, दोनों के बीच में क्लियर कट डिफरेंसेस है। मेच्योरिटी एक टाइम पे रुक भी जाएगा, लर्निंग रुक जाएगा क्या? मेच्योरिटी की वजह से अधिगम प्रभावित हो सकता है, अधिगम से मेच्योरिटी प्रभावित हो सकता है क्या? नहीं। सर जो मेच्योरिटी जो वर्ड्स थे, हम कैसे पता लगाएंगे कि किसका मेच्योरिटी हुआ है? मतलब मेच्योरिटी जो वर्ड है इसको उसका लक्षण क्या है? निष्पादन शैली से ही पता, और उनके विकास से ही पता करना पड़ेगा, उनके व्यवहार में होने वाला डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की गतिविधियों से हम निष्पादन करते हैं। सर बहुत सारे एज हो जाते हैं, बड़े बोल जाते हैं, लेकिन मानसिक में वो छोटे बच्चे जैसे रहते हैं, उनका मेच्योरिटी हुआ है नहीं हुआ? या मानसिक तौर पर हो सकते हैं लेकिन वो बच्चे नहीं, मतलब जो छोटे छोटे हैं वो मेच्योर हुआ या नहीं हुआ, है ना? कार्यक्रम शैली से पता चलेगा, उनके कार्यक्रम शैली से पता चलेगा। मेच्योरिटी जो है वो मानसिक क्रिया से रिलेटेड है या शारीरिक से? मेच्योरिटी बहुत, मेच्योरिटी ग्रोथ से रिलेटेड है और डेवलपमेंट से रिलेटेड है, दोनों से। किसी का मानसिक स्थिति कमजोर है लेकिन शारीरिक वो बड़ा बन गया तो मतलब मेच्योरिटी मिल गया, या कोई मतलब शारीरिक रूप से लंबा है, एज हो गया लेकिन मानसिक आयु उतना नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है, छोटे बच्चे के जैसा है, हो सकता है इमेच्योर है। और भगवान ने छोटे छोटे मॉडल्स अभी बनाना स्टार्ट कर दिया, बहुत मेच्योर भी होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट भी होंगे, तो अभी कैसे कौन सा पैरामीटर मानोगे? पहले पुराने टाइम में हार्ट बीट
7 फीट नहीं है, अभी भगवान भी वो दुकान बंद कर दिया, अभी 5 फीट की दुकान चला रहा है, तो अभी इनको क्या बोलोगे? उनका कार्य निष्पादन शैली, साइकोमोटर एक्टिविटीज या लैंग्वेज डेवलपमेंट या फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की चेष्टा से हम पता कर। ये रुक जाएगी बाबा। आपको अगले साल पूछेंगे नहीं भाई, मुझे स्टाफ रूम में बताया फर्स्ट ईयर वाला का सवाल को जवाब मत दे, सेकंड ईयर वाला का बता दे, बस एक इंडक्शन के लिए, अभिमुखता के लिए। फिर भी मैंने आपको ना बोला यार, मैंने ना बोला, आप जो भी पूछा जा रहा है आप देखो, जिज्ञासा से पूछो, मैं जवाब देने के लिए रेडी हूँ। जिज्ञासा से मत पूछना, अगर आप मेरा को हराना चाहते तो हराओ, मुझे कोई तकलीफ नहीं, मैं एक्सेप्ट करूंगा। शर्म की बात नहीं है, क्या मैं सभी सामने की थोड़ी हूँ, आप मेरे से ज्यादा नॉलेज हो सकते, अगर पता करना है, थोड़ा फाइंड आउट करना है, तो डिस्कशन करेंगे आपके। जिज्ञासा नहीं होना चाहिए, जिज्ञासा होना चाहिए। अभी देखो, अब साहित्य पढ़ कर आया आप लोगों ने, काव्य प्रकाश पढ़ेंगे तो मजा आएगा या रसगंगाधर पढ़ेंगे तो मजा आएगा? काव्य प्रकाश पढ़ेंगे तो मजा आएगा। काव्य प्रकाश जब पढ़ेंगे तो जिज्ञासात्मक होती है, सब कुछ इंटरप्रिटेशन, किसी को गलत दिखाया क्या उन्होंने? फैक्ट क्या है, ऑब्जेक्टिविटी, सांसारिक सत्य क्या है, उसी के ओर ही गया। किसी को आक्षेप किया ये फलाना लड़का अंधा है, फलाना लेकर बेकार है, ऐसे कभी कहीं बोला? और रसगंगाधर ने शुरू से ही है ये बेकार है, ये बेकार है, ये बेकार, या अप्पाई दीक्षित बेकार है, विश्वनाथ बेकार है, ये बेकार है, टिक 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 करके गया। जिज्ञासा है, जिज्ञासा से नॉलेज मिलेगा या जिज्ञासा से मिलेगा? जिज्ञासा। ओके, काव्य प्रकाश स्टाइल की फॉलो करना, रसगंगाधर स्टाइल नहीं है। कोई साहित्यिक वाला अगर जगन्नाथ का कोई रिलेटिव तो नहीं है ना रसगंगाधर वाला का? नेक्स्ट, रिसर्च के दौरान हमेशा ये याद रखना चाहिए, आपका रिसर्च टाइटल आप करने के बाद 1000 लोग जरूर देखेंगे, है ना? 1000 लोग जरूर देखेंगे, तो इसलिए टाइटल कैसा होना चाहिए? क्लियर कटली ऑब्जेक्टिविटी के रूप में होना चाहिए। ये लड़कियों को अच्छे से मालूम है, ये किसी फंक्शन में जाने के टाइम पे इतना सजावट करके जाता है, क्यों? कई लोग देखेंगे यार, कई लोग तो देखेंगे, तो ठीक ठाक से जाना है नहीं जाना? तो रिसर्च के दौरान भी आपका रिसर्च करके जब जाओगे, कितने सारे लोग आपका थीसिस को देखेंगे, आपका डिसर्टेशन कितने लोग रेफर करेंगे, है ना? नेक्स्ट टाइम पे आने वाला ये लड़का ने ठीक से नहीं किया, अरे यार यहाँ पे तो व्याकरण दोष है, वर्तनी दोष है, विषय दोष है और इंटरप्रिटेशन दोष है, देखा कैसे किया यार, कैसे रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ा है, ऐसे सोचेंगे। क्या आप ऐसा चाहते हैं क्या? है ना? मतलब टाइटल डिसाइड करने के टाइम पे हमेशा याद रखना चाहिए, मेरे रिसर्च करने के बाद कई लोग मेरा टॉपिक को रेफर करेंगे, है ना? नामकरण करने के टाइम पे आपको माँ बाप ये सोचते ना मेरा लड़का भी यही नाम से ही पुकारो, सोच समझ कर नामकरण करते ना, ये भी एक प्रकार का नामकरण ही है आपका अनुसंधान का, है ना? चलो अभी तक आपको इंडक्शन किया, अभी डायरेक्ट अभी हम कॉमन एरर्स कौन सा है, सिनॉप्सिस लिखने के टाइम पे कौन सा कॉमन एरर, सामान्य दोष कौन सा हो सकता है, और आपका टॉपिक में क्या क्या नहीं होना चाहिए? एम्बिग्यूटी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एम्बिग्यूटी मतलब संदिग्धता, वो हाँ बोल रहा है या ना बोल रहा है, पता नहीं चल रहा है, या तुम हाँ है तो हाँ बोलो या ना है तो ना बोलो, बीच वाला स्थिति में रहता है। एम्बिग्यूटी बोलते हैं संदिग्धता। कोई भी शब्द अगर आप ले रहा है, वो शब्द को दो अर्थ भी आ सकते हैं कभी, तो उसके वजह से आपको क्या आ जाएगा? संदिग्धता आ जाएगा, है ना? तो वो शब्दों को दूर रखना चाहिए, और जो शब्द यूज किया जा रहा है टॉपिक में सुनिश्चित ना करना, वो अर्थ को द्योतक नहीं हो रहा है, वो शब्द को हम यूज कर सकता है क्या? चलो मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ। अधोलिखितासु
का भरतस्य माता। ओके, ए कौशल्या, बी सुमित्रा, सी शकुंतला, डी कापि नास्ति। शकुंतला भरतर्मा शकुंतला कौशल्या, सुमित्रा, शकुंतला कापि नास्ति। अभी देखो, अभी मैंने क्या पूछा, अधोलिखित तो है। अधोलिखितासु भरत का भरतस्य माता अस्ति। क्वेश्चन है, मैंने ये वहां पे ये बोला क्या, रामायण अनुसार ऐसा लिखा बोला या महाभारत अनुसार ऐसा बोला क्या? ये ना शकुंतला भी हो सकता है। अगर मैंने वही वहां पर रामायण के अनुसार कौन है अगर बोला जाए तो आंसर चेंज हो जाएगा। कापि नास्ति। तो मतलब अगर रामायण के अनुसार अगर बोला जाएगा तो जवाब एक है क्या? अगर वो शब्द रामायण शब्द अगर यूज नहीं करेंगे तो जवाब क्या हो रहा है? शकुंतला हो रहा है, बराबर है ना? तो क्वेश्चन में एम्बिग्यूटी है क्या वहां पर? कंफ्यूज करने वाला शब्द है क्या? रामायण महाभारत का शब्द अगर मैं जोड़ देता तो और अगर वो नहीं बोला तो संदिग्धता है ना? तो वो दूर करना चाहिए। लेकिन गौर गोपाल थोड़ा ठीक से बैठो, इट इज नॉट हॉस्पिटल। अगर संदिग्धता रिसर्च के दौरान दूर करना चाहिए, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वही पूछा जाता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वही पूछा जाता है, मतलब आपको पूरा का पूरा ग्रामिक लोक में लेकर जाके कंफ्यूज करता है ना। तो रिसर्च के दौरान वो तो संदिग्धता अवस्था को दूर करना चाहिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दौरान में हम उसी के साथ संसार करना है ना, तो आज समझना। और टॉपिक के टाइम पे यहाँ पर क्लियर कट होना चाहिए और क्लियर कट मीनिंग होना चाहिए। कौन सा शब्द को यूज किया वही कौन सा अर्थ का द्योतक हो रहा है, क्लियर कट होना चाहिए। शब्द एक होगा और अर्थ अलग आ जाएगा, दो अर्थ आ जाएगा, तीन अर्थ आ जाएगा, वैसा शब्द होगा, कभी यूज नहीं। ओके, फर्स्ट प्रिकॉशन, शब्द जो भी यूज किया जा रहा है वो शब्द वही अर्थ के लिए द्योतक है क्या या दूसरा अर्थ के लिए? अभी समुदाय शब्द लिया, क्या समुदाय शब्द कौन सा अर्थ के लिए द्योतक हो रहा है? सामूहिक सदस्य, सामाजिक सदस्य ना समूह, वही अर्थ में हो रहा है क्या और कुछ दूसरा अर्थ में हो रहा है क्या? और कौन सा अर्थ में होगा? संयोग, समुदाय, संयोग करना, मिलाना, समुदाय का मिलान है। ग्रुप ऑफ पीपल, समयोग नहीं है, समुदाय समयोग नहीं है, समुदाय कोई भी ग्रुप का आएगा। तो उसी का दूसरा अर्थ में आ रहा है क्या? चलो अभी हम फिनेंशियल निर्धन और संपन्न लोगों के बीच में रिसर्च करना चाहते हैं, आर्थिक स्तर के शब्द यूज किया तो कंफ्यूज आ रहा क्या? आ जाएगा क्या? आ जाएगा क्या? मतलब क्लियर कटली कैसा होना चाहिए? हमारा संदिग्धता स्थिति से दूर होना चाहिए, सुस्पष्टता जरूर प्रतिबिंबित होना चाहिए हमारा टॉपिक में। सबसे पहले कंटेंट में यही होना चाहिए। कभी कभी सिंपल एक याद रखना, अभी हमको नामकरण करने के टाइम पे हमारा माता पिता भी सोच समझ कर नामकरण करते हैं, मतलब ये नामकरण सब लोग अच्छा से उच्चारण कर सके, क्योंकि कुछ लोग उल्टा सीधा भी उच्चारण कर लेते हैं, वैसा ना हो, वैसे ही करते ना। तो हम भी रिसर्च के टाइम पे वो स्थिति से दूर जैसा हो सके वैसा ही शब्दों को हम प्रयोग करना चाहिए। अभी मान लो श्रेष्ठ, ये शब्द नॉर्मल पढ़े लिखे लोग तो बोल सकता है। श्रेष्ठ शब्द बोलना या उचित बोलना, कौन सा शब्द आसान होगा? उच्चारण के लिए तो फर्स्ट वाला थर्ड वाला ही ठीक होगा, और सेकंड और फोर्थ तो महाप्राण है,
अल्प प्राण शब्द अक्षर जहां जहां पे यूज करेंगे तो अच्छा से होगा, महाप्राण यूज करेंगे तो सब लोग अच्छा से प्रोनाउंस करेंगे क्या? नहीं। तो सेम हमारे नामकरण के टाइम पे हमारा पूर्वज लोग भी इसी के ऊपर फोकस कर रहे हैं, तो हम भी रिसर्च टॉपिक के टाइम पे भी संदिग्धता एम्बिग्यूटी को जैसा दूर कर सके उसी के ऊपर फोकस करना चाहिए। नेक्स्ट, इसके बाद आप जो भी रिसर्च किया जा रहा है, आपका अनुसंधान का उद्देश्य को और लक्ष्य को प्रतिबिंबित हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वही टर्मिनोलॉजी, वही टर्म शीर्षक से आपका अनुसंधान का लक्ष्य एम या ऑब्जेक्ट आप प्रतिबिंबित हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ना? वो लड़की ने जो टॉपिक दिया, वो टॉपिक से क्या लक्ष्य है, क्या उद्देश्य है, पता चल रहा है नहीं? मतलब क्या पता चल रहा है? पाठ्यक्रम आधारित उपागमनाम व्यावसायिक उपलब्धि, मतलब व्यावसायिक उपलब्धि तो एक तो पता चल रहा है, मतलब वो टॉपिक से एक कौन सा एम के बारे में स्टडी किया जाए, ऑब्जेक्ट क्या है पता चल रहा है, तो वो क्लियर कर दिया। वो देखने से ही हमारा अनुसंधान का लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, वो प्रतिबिंबित हो रहा है क्या नहीं है, बस बोल दिया तो नहीं है, उसमें उद्देश्य भी प्रतिबिंबित नहीं हो रहा है और लक्ष्य भी प्रतिबिंबित नहीं हो रहा है, तो दैट इज डेफिनेटली एक एरर। नेक्स्ट, और आप जो कुछ भी रिसर्च किया जा रहा है, उसका सैद्धांतिक आधार कैसे नहीं होना चाहिए? मतलब आप तो नया टॉपिक ले लिया, उसके बारे में आपको कहीं पे भी थियरिटिकल नॉलेज, थियरिटिकल डेटा, थियरिटिकल रिसर्च पेपर, थियरिटिकल डिसर्टेशन कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो आपको गाइडेंस कैसे मिलेगा? सब कुछ आप जंगल में है, पूरा रास्ता खुद बनाकर जाओगे क्या? कम से कम पदमार्ग होना चाहिए, पदमार्ग, डांबर का रोड नहीं चाहिए, कम से कम पदमार्ग हो गया तो कम से कम तो हम आगे बाहर आ सकता है, वो बिल्कुल नहीं है, तो मतलब आप जंगल में है तो आप कैसा होगे? आना की बात छोड़ो, किसी पेड़ का पत्ता का साउंड आ गया तो भी डर जाएंगे, है ना? तो रिसर्च के दौरान आपका जो फाउंडेशन है, रिसर्च सिद्धांत है, थ्योरी है, तो जीरो है, वीक फाउंडेशन है, तो आपका उसी के बेस होते हुए आपका रिसर्च क्वालिटेटिव रिसर्च हो जाएगा क्या? फाउंडेशन ही नहीं है, हो सकता है क्या? तो मतलब टॉपिक सेलेक्ट करने के टाइम पे आप कौन सा विषय के ऊपर रिसर्च करना चाहते हो, उससे संबंधित रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर जहां पर अच्छा से हो सकता है, पुष्कल रूप से हो सकता है, वही ले लेना। जहां पर जो तालाब में पानी है उसी के आसपास में खेतियों का खेती बाड़ी कर सकता है, पानी नहीं है तो क्या करोगे? कर सकता है क्या? हाँ सर कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता है सर? अरहर दाल, तूल दाल, ये तो भी कर सकता है, उतर के नहीं है। नॉर्मली फाउंडेशन अगर ज्यादा हो गया तो आपका रिसर्च में क्वालिटेटिव एग्जैक्टनेस आ जाएगा, ऑब्जेक्टिविटी आ जाएगा, वैलिडिटी आ जाएगा, रिलेबिलिटी भी आ जाएगा। अगर नहीं है तो अगर वीक फाउंडेशन को लेते हुए अगर आप रिसर्च करना चाहता है तो लिंक करना पड़ेगा, मतलब नाना जी का पूंछ को लेकर नानी माँ के चोटी के साथ बांधते, हाँ इसका संबंध यहाँ पर है, इसका संबंध यहाँ पर है, वैसा लिंक करते हुए, मतलब कृत्रिम परिणामों को सृजन वीक फाउंडेशन के माध्यम से होता है। इसलिए सबसे पहले हम अवॉइड कर दिया तो चल जाएगा। वीक फाउंडेशन, इसका रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर कहीं पे भी नहीं मिल रहा है, इसके बारे में शोध ही नहीं हुआ, तो मैं सब कुछ मैं ही क्रिएट करना, कुआं का खुदाई भी मैं ही करना, उसके बाद पानी पीना। फंडामेंटल हो सकता है, फंडामेंटल रिसर्च में हो सकता है, तो आप में कितने सारे लोग फंडामेंटल रिसर्च करने के लिए है ना? तो फिर फंडामेंटल रिसर्च के लिए तो जीरो नॉलेज, आप बता कि किसी ने नहीं किया तो भी चले, तो वही तो फंडामेंटल रिसर्च है। लेकिन हम फंडामेंटल रिसर्च करने के लिए रेडी होते क्या? चलो फंडामेंटल रिसर्च नहीं है, क्वासी फंडामेंटल रिसर्च में आपको बताता हूं। क्वासी फंडामेंटल रिसर्च का एक शब्द बताता हूं, ज्यादा नहीं है। स्कूल बोला जाता ना, स्कूल मतलब क्या? विद्यालय है ना। विद्यालय शब्द का मूल शब्द है स्कोला। विद्यालय स्कूल शब्द का मूल शब्द है लैटिन में स्कोला है ना, स्कोला। विद्यालय मतलब लर्निंग, टीचिंग, लर्निंग प्लेस है। स्कोला मतलब स्कोला, उसका मूल रूट धातु का मीनिंग है लीजर। लीजर मतलब विद्यालय जाके आराम करने के लिए जाते हैं क्या? मतलब लिंक तो ऐसा ही है,
स्कोला से ही स्कूल आ गया, तो लीजर मतलब लीजर हो रहा है क्या, आपको इतना बिठाते हुए चुप बैठना है, आवाज नहीं करना है, ऐसा बोला जा रहा है ना, रिफ्लेक्ट हो रहा है क्या? तो कल एक बार बता दो, क्वासी फंडामेंटल है, अर्ध मौलिक है, एक बार बता कौन सा लिंक है स्कूल और स्कोला के बीच में, कौन सा लिंक है? लिंक तो है, नो डाउट है। लीजर कैसे स्कूल के रूप में परिवर्तित हुआ? आराम करने का स्थान विशेष है, सच में आराम करने का स्थान विशेष है क्या? स्कोला मतलब लीजर है, स्कूल मतलब लीजर करने का स्थान विशेष होना चाहिए, वैसा हो रहा है क्या? हाँ सर, आ जाता हूँ, सुबह नाश्ता किया, आकर बैठ जाता हूँ, सो जाता हूँ, चलेगा? तो कैसे चेंज होगा? तो क्वासी फंडामेंटल है ना। तो मैंने एग्जांपल दिया, अभी मैंने आपको यहाँ पर, आपको ऊपर जाएंगे तो वीक फाउंडेशन मिलेगा, आपको वीक फाउंडेशन मिलेगा, तो इसके ऊपर आप बिल्डिंग बनाएंगे क्या? 10 मंजिला का बिल्डिंग बनाएंगे? तभी वीक फाउंडेशन जब होता है, अगर आप वीक फाउंडेशन होते हुए फंडामेंटल रिसर्च करना चाहता है तो तभी क्या करना? मल्टी डिसिप्लिनरी में जाना, एमडी बोलते हैं। मल्टी डिसिप्लिनरी, बहु विषय का अनुसंधान करना चाहिए, बहुत मतलब अभी मैंने स्कूल और स्कोला किया, हमको इंग्लिश में तो पता नहीं चल रहा है, लैटिन में भी देखा नहीं पता चला, जर्मनी में देखा नहीं पता चला, और दूसरी भाषा में देखा नहीं पता चला, और कुछ और भी होता है, पुराना तत्वों के बारे में स्टडी करने वाला शास्त्र होता है, आर्कियोलॉजी हो सकता है, चलो आर्कियोलॉजी के बारे में स्टडी देखेंगे, आर्कियोलॉजी में कहीं पे मिलेगा क्या, और क्या क्या बोला जाता है, एंथ्रोपोलॉजी में हो सकता है, चलो एंथ्रोपोलॉजी में भी हो सकता है, चलो रिलीजियस सिस्टम में देखेंगे, चलो हिंदू सिस्टम में देखेंगे या बाइबल सिस्टम में देखेंगे, चलो वो भी देख लेंगे, है ना। और एवोल्यूशन ऑफ क्रिएचर्स मतलब जीवों का परिणाम कैसे हुआ, उसमें कुछ मिलेगा क्या, वो देखेंगे। मतलब बहुत सारे विषयों को एक साथ करते हुए कहां कहां पे लिंक है ढूंढना पड़ेगा। अगर वैसा करना है तो आप आर्कियोलॉजी में परिचय होना, एंथ्रोपोलॉजी में परिचय होना और बायोलॉजी में परिचय होना। अगर उतना नॉलेज है तो वीक फाउंडेशन के साथ भी कर सकता है। तो सिंगल फाउंडेशन से आते हुए आपका रिसर्च का वीक फाउंडेशन होते हुए आप कर सकता है क्यों? सावधान, अगर करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन फंडामेंटल रिसर्च के अलावा कहीं भी वीक फाउंडेशन के अनुसार रिसर्च करना पॉसिबल नहीं, बहुत कष्ट साधी, पॉसिबल तो नहीं है, कष्ट साधी है। मतलब आप एक बार जीवन के एक बार चित्रण करो, संसार में कपड़ा का निर्माण आप करना, सिलाई भी आप करना, उसके बाद पहनना है, तो आपका लाइफ कैसा होगा एक बार सोचो। चलो खाना खा रहा है, चावल खा रहा है, उसका खेती बाड़ी करना, उसका वृद्धि भी करना और उसको पैडी से राइस के रूप में कन्वर्ट करना, उसको बनाना, उसके बाद खाना है, तो आपकी हालत कैसा होगा एक बार देखो। सेम जैसे कि अभी मार्केट गया, हाँ 1 किलो चावल दे दो, आकर बनाया, ये सुविधाजनक है क्या? सब कुछ खेती बाड़ी करके खाना सुविधाजनक है ना। तो अगर सब कुछ करना चाहिए तो आपका फाउंडेशन कैसा हो जाएगा? वीक फाउंडेशन हो जाएगा। तो मतलब आपको किसी भी हालत में अप्लाइड रिसर्च और एक्शन रिसर्च के दौरान हमेशा वो अवॉइड करना, फंडामेंटल रिसर्च में ले। तो वही है फंडामेंटल रिसर्च, मतलब वही है, स्वागत करता है, हाँ किसी ने नहीं किया, तुम महापुरुष है, आइए। हाँ महारानी, मैं जाना, हाँ जाओ। नेक्स्ट, उसके बाद आपका डिजाइन, आपका उपागम कैसा होना चाहिए? उपागम से ही पता चलता है आपका रिसर्च कौन सा उपागम, गुणात्मक उपागम है क्या या परिमाणात्मक उपागम है क्या, मिश्रित उपागम है ना। मतलब आप डेटा कलेक्ट करके दत्तांश निष्कर्ष बताने वाला है क्या, केवल ओपिनियन से ही बताने वाला है क्या? क्लियर कट होना चाहिए, है ना। तो मतलब हम बताएंगे एक तरीका का, किसी ने बोला उपयोगिता शब्द यूज कर दिया पहले, तो उपयोगिता तो हो सकता है, तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च भी हो सकता है या सर्वेक्षण भी हो सकता है, तो एम्बिग्यूटी शब्दों को यूज करके फायदा होता है, नॉट ऑफ बेनिफिट होता है ना। तो वैसा भी कर सकता है क्या? कर सकता है, वैसा नहीं है, लेकिन सिनॉप्सिस में बोलना चाहिए, टाइटल में अगर नहीं बोला, लेकिन इंटरनली इंटरप्रिटेशन के दौरान आप रिसर्च के लिए कौन सा उपागम को आप अपनाने वाला है, या
गुणात्मक उपागम को अपनाने वाला है या परिमाणात्मक उपागम को अपनाने वाला है या मिश्रित उपागम को अपनाने वाला है, वो क्लियर करके अभिव्यक्त करना ही चाहिए। अगर नहीं किया तो पक्का कंफ्यूज हो जाएगा। शीर्षक में आपने मौका उठाया, चांस उठाया, लेकिन उपागम के दौरान क्लियर कटली कौन सा उपागम के अनुसार आप अनुसंधान कर रहे हैं मौके पर। अगर वहां पे गलती बोल दिया तो फिर आपका अनुसंधान आपका बेकार है, आपका सिनाप्सिस भी बेकार है ना। उपयोगिता शब्द तो बोल दिया, सब लोग सोचेंगे मेरा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, आप फाइनल हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा, फिर बाद में सर्वेक्षण कर लूंगी, है ना महारानी। सब लोग सोचेंगे ये लड़की एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करने वाली है, तो एक्सेप्ट कर दिया, अप्रूवल मिल गया, तो बाद में मैं सर्वेक्षण कर लूंगी। लेकिन सर्वेक्षण करना है तो अप्रोच के दौरान तो बताना है ना, तभी पता चलेगा ना तुम सर्वेक्षण करने वाली है क्या एक्सपेरिमेंट करने वाली है। और नेक्स्ट प्रेजेंटेशन। अब प्रेजेंटेशन के करने के टाइम पे असौष्ठव प्रस्तुति, पूर्व प्रेजेंटेशन, मतलब आपका उद्देश्य, हर एक उद्देश्य भी क्लियर करके होना चाहिए, आवश्यकता भी क्लियर करके होना चाहिए, न्यायाधीश सब कुछ क्लियर करके बताना चाहिए। किसने, अभिषेक ने बताया सर अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार का संरचना बताया जा रहा है तो मैं कुछ छोड़ दूंगा, लेकिन अलग अलग उपागम के अनुसार संरचना चेंज हो सकती है। तो क्वालिटेटिव रिसर्च की संरचना में जो जो बिंदु है उसमें टच करना ही पड़ेगा। क्वांटिटेटिव रिसर्च लेते हुए सर मैं वहां पे सैंपल की प्रस्ताव नहीं करूंगा, चलेगा? चर की प्रस्ताव नहीं करूंगा, चलेगा? चल सकता है क्या? नहीं है ना। सैंपल शब्द यूज ना करते हुए क्वांटिटेटिव रिसर्च कर सकता है क्या? चर यूज ना करते हुए कर सकता है क्या? तो मतलब क्लियर कटली बोल रहे हैं ना, साउंडनेस होना चाहिए, साउंडनेस तो क्लियर कटली होना चाहिए। वो है क्या, नहीं है, वो विद्यमान है क्या, आदर्शनम लोपः हो गया क्या, लुप्त हो गया क्या, उसके ऊपर भी फोकस करना जरूरी है। अगर नहीं हुआ तो वो दोष हो जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद आप जो जो संदर्भ ग्रंथों को यूज किया जा रहा है वो हर एक संदर्भ ग्रंथों को मेंशन करना चाहिए। मैंने सुबह भी बोला बहुत सारे रेफरेंसेस को हम या लेखन रेफरेंसेस को या इंटरनेट रिसर्चेस को जो कुछ भी हम रेफर करते हैं हर एक को याद रखना चाहिए। ग्रामं गच्छन् तृणं स्पृशति, एग्जांपल के लिए गांव को भी याद रखना चाहिए, रास्ता को भी याद करना चाहिए, जो घास को भी याद रखना चाहिए, घास के ऊपर जो पोक होता है, पोक अगर गिर गया पोक को भी याद रखना। पोक होता है, पोक बात जैसा होता है, जलबिंदु जैसा होता है। कोयला कुछ बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में तो पोक बोलते हैं। कोहरा है तो कोहरा को भी हम रेफरेंस में बताना चाहिए। मतलब रिसर्च के दौरान कौन सा रेफरेंस किताब पढ़ा, कौन सा ऑनलाइन रिसोर्सेज पढ़ा, कौन सा वेब सीरीज पढ़ा, कौन सा ऑडियो फॉर्मेट पढ़ा, कौन सा वीडियो पढ़ा, किसी महापुरुषों से आपने बातचीत किया, हर एक का संदर्भ देना ही है। क्योंकि कोई भी रिसर्च आपका खुद का नहीं है, लोगों से कलेक्ट किया गया ये इंफॉर्मेशन ही है ना। आपका खुद का है क्या? खुद का है तो बयास हो जाएगा। पूरा कलेक्ट किया गया इंफॉर्मेशन, तो संदर्भ तो जरूर प्रस्ताव करना चाहिए। नेक्स्ट उसके बाद मिसिंग साइटेशंस, कहीं पे भी हम किसी का भी कोटेशन अगर यूज कर रहा है तो क्लियर करके साइटेशंस हम सांदर्भिक अंशों को या उक्तियों को या वचनों को क्लियर करके हम मेंशन करना चाहिए। यावत जीवे सुतम जीवे है तो ये उक्ति तो है तो लिखना है ना। क्या हमारा वचन है क्या? किसका है वो? बताना है ना। क्या यावत जीवित सुखम जीवित आत्मा महोदयेन लिखितम, लिख सकता हूँ क्या? ये उक्ति मेरी है क्या? किसका है? बच्चा का बाप और एक हो गए, उसका उल्लेख तो करना जरूरी है। हम क्लेम कर लेंगे क्या? नहीं करेंगे, नहीं, बिल्कुल भी नहीं करना। जो भी उक्तियां भी हो या वचन भी हो या सांदर्भिक अंश भी हो, सभी को हम बताना। और बताने के टाइम यहाँ पे एक बिंदु के ऊपर फोकस करना, वो उक्ति को डायरेक्टली अगर करना चाहते तो प्लैगियरिज्म में फंस जाओगे।
साहित्य चोरी में फंस जाओगे। तो इसलिए वहां पर वो उक्ति का सार अपनी भाषा में बोलना चाहिए और लास्ट में एक फुटनोट देना। उक्ति को डायरेक्टली अगर यूज कर देंगे तो साहित्य में चोर हो जाए, चोर क्यों हो जाएगा, चोरी हो जाएगा, आप चोर बन जाओगे। चोर बनना है क्या? वही वाक्य का अर्थ को अपनी भाषा में अभिव्यक्त करो और उसका एक फुटनोट दे दो, नीचे लिखो 4 वाक्य का ये श्लोक है, वो भी नंबर बताना। फुटनोट में भी वो पूरा लिखने का जरूरत नहीं है, रेफरेंस दे देना, उद्धरण का और रेफरेंस ही देना। अगर डायरेक्टली वही उक्तियों को, वही श्लोकों को अगर हमने लिख दिया तो लास्ट के सबमिशन के टाइम पे जाओगे, प्लैगरिज्म टेस्ट में आप पकड़ा जाओगे। तो चोर बनना अच्छा है क्या? चोर बनने से पहले ही बचना है ना। वो उक्तियों को अपनी भाषा में अभिव्यक्ति करते हुए उसका उद्धरण का उल्लेख करना जरूरी है। अगर उद्धरण का उल्लेख नहीं किया तो अपराध है। किसी का भी उद्धरण को ले लो, कोई बात नहीं, मार्केट में अवेलेबल है, नॉलेज अवेलेबल है, उद्धरण का ले लो, अपनी भाषा में अभिव्यक्ति करना और अभिव्यक्ति करते हुए उसका रेफरेंस जरूर बताना। अगर मिस हो गया तो दैट इज रॉन्ग। नेक्स्ट, इनएक्यूरेट प्रेजेंटेशन। और वो विषय के अंतर्गत बहुत सारे विषय और उपविषय दोनों आएंगे। पॉइंट 1.1 के अंतर्गत भी कई उपविषय भी तो आ सकता है, उप प्रकार भी तो आ सकता है, उसका भी हम क्लियर कटली प्रेजेंट करना चाहिए, है ना। नहीं हो सकता क्या? भेद है, प्रभेद है, प्रकृष्ट भेद, बहुत सारे आ सकता है। तो विषय के अंतर्गत कौन सा उपविषय आ रहा है उसका भी उल्लेख क्लियर कटली बताना चाहिए। अगर नहीं बताएंगे तो वो भी एक कॉमन एरर हो जाएगा। नेक्स्ट, उसके बाद फोकस। आप जो कुछ भी विषय अनुसंधान किया जा रहा है, आपको प्राथमिक उद्देश्य के ऊपर आपका मन हमेशा केंद्रित होना चाहिए। तो कहा गया प्राथमिक उद्देश्य है व्यवसाय का उपलब्धि है, तो आप और एक उद्देश्य के और एक उपलब्धि के बारे में आप अनुसंधान कर रही हैं, तो अच्छा है क्या? मतलब व्यवसाय को उपलब्धि होने के लिए क्या क्या करना है, उसी के ऊपर आपका स्टडी फोकस करना चाहिए। प्राथमिक उद्देश्य, क्योंकि रिसर्च के दौरान दोनों भी होता है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव भी होता है और सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव भी होता है। मतलब प्राथमिक उद्देश्य भी हो सकता है और गौणक उद्देश्य भी हो सकता है। तो गौणक उद्देश्य की ओर भटकना नहीं है, हमारा रिसर्च का फोकस मेन प्राइमरी ऑब्जेक्ट कौन सा है उसी के ऊपर ही हम लगे रहना चाहिए, साइड ट्रैक पर नहीं जाना। मैं जब भी आपको पढ़ा रहा हूं तो आप बाहर खींच रहे ना, अगर खींच लिया तो बाहर चले जाएंगे तो यहाँ ये कंप्लीट हो जाएगा क्या? इसी के ऊपर हमारा फोकस लगे रहना चाहिए। उसके बाद एपीआई स्टाइल, आप जो रेफरेंसेस को आप यूज किया जा रहा है, एपीए अमेरिकन साइकोलॉजी एसोसिएशन, उन्होंने एक रेफरेंस स्टाइल बताया। किसी का भी किताब अगर आपने यूज किया गया है, उन्होंने एक फॉर्मेट बताया गया, वो फॉर्मेट के अनुसार हर एक किताब, हर एक रेफरेंसेस को आप रेफरेंस के सांदर्भिक ग्रंथों में उल्लेख जरूर करना। मतलब पहले लेखक का नाम कैसे लिखना चाहिए, उनके कृति का नाम कब लिखना चाहिए, और पब्लिकेशन कहाँ से हुआ, कहाँ से प्रिंट हुआ, कौन सा साल में प्रिंट हुआ, है ना, वो भी। और उनका कृति का नाम बोल्ड में होना चाहिए, इटालिक में होना चाहिए, इटालिक में होना चाहिए, ऐसे पेंड वाला अक्षर होना चाहिए। और लेखक का नाम कैसा होना चाहिए? भास्कर रेड्डी है तो कैसा होना चाहिए? रेड्डी भास्कर मेरा कृति, और कहाँ पे पब्लिश हुआ, कौन सा पब्लिशर कौन सा है, कौन सा गांव का है, कौन सा साल में प्रकाशित है। वो एपीआई स्टाइल के अनुसार आपका सभी सांदर्भिक ग्रंथों को विवरण देना चाहिए। अगर ऐसा नहीं दिया तो वो भी रॉन्ग हो जाएगा। पूरा कचड़ा नहीं है, मतलब कौन सा सांदर्भिक ग्रंथों को उपयोग किया गया, वो कहां पर उपलब्ध है, उसका लेखक कौन है, उनका कृति का नाम क्या है, प्रकाशक कौन है, प्रकाशक वर्ष कौन सा है, प्रकाशित स्थान कौन सा है, क्लियर कटली पता चलना चाहिए। अगर उल्टा दिया तो वो एक एरर हो जाएगा। नेक्स्ट, उसके बाद कहीं पे भी एक सत्य को हम समर्थन करने के लिए एक कोटेशन पर्याप्त हो सकता है। तो उसी को अगर 4 वाक्य के बारे में कुछ लिखना है, एक ही कोटेशन सब यावत जीवेत सुखम जीवेत सफिशिएंट है, और उसको समर्थन करने के लिए 100 लाएंगे क्या? या हम सब्जी बनाया जा रहा है, उसी में कड़ी पत्ता डालेंगे या कड़ी पत्ता में बैंगन डालेंगे? कड़ी पत्ता बहुत 100 रुपए को खरीद लिया, उसमें एक बैंगन डालकर सब्जी बनाएंगे, बैंगन में कड़ी पत्ता डालेंगे, है ना। तो कड़ी पत्ता का सब्जी तो नहीं बन सकती है,
बैंगन का सब्जी बन सकती है। बैंगन की सब्जी में हम कड़ी पत्ता डाल सकते हैं। कड़ी पत्ता के सब्जी में बैंगन डाल सकता है क्या? नहीं है ना। तो अगर टू मेनी साइटेशंस, उधर बहुत सारे उदाहरणों को अगर कर दिया तो अभी हमको कड़ी पत्ता का सब्जी बनेगा, तो कितने सारे लोग खाएंगे कड़ी पत्ता का सब्जी? तो रिसर्च भी वही से अप हो जाएगा। मतलब टू मेनी साइटेशंस को अवॉइड जरूर करना चाहिए। हो सकता है तो ये या 2 साइटेशंस को ही उपयोग करना चाहिए, है ना। कड़ी पत्ता का सब्जी खाएंगे क्या? तो फिर वही है, हमको समर्थन के लिए वो साइटेशन को ले रहे हैं। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे हम ग्रामर और स्पेलिंग्स, क्योंकि शोध लिखने के टाइम पे और उड़ीसा और बंगाल वाला के ऊपर एक अपवाद है, दीर्घद्वेषिणः। दीर्घद्वेषिणः ऐसे एक अपवाद है। मतलब यहाँ पे जहां पर दीर्घ होता है वहां पे ह्रस्व लिखते थे, पूरी है तो पूरी ऐसा ह्रस्व लिख देता है, जहां समूह है तो समूह ह्रस्व लिख देता है ना। दीर्घद्वेषता है ऐसे का मतलब, मैं आपको पॉइंट नहीं कर रहा हूं, ऐसे है बोला जाता है। लेकिन वो व्याकरण दोष और वर्तनीय दोष है, जहां यल्लिंगम यद्वचनम याच विभक्ति विशेषणस्य तल्लिंगम तद्वचनम साच विभक्ति विशेषण, यही ना, वो उसके अनुरूप में होना चाहिए। बोला जा रहा है सा बालिका आगतवान, सही है क्या? उसके अनुरूप में होना चाहिए, है ना। तो मतलब वर्तनीय दोष है। और जहां पे कौन सी मात्रा होना चाहिए, वो मात्रा के अनुरूप में ही वाक्य संरचना होनी चाहिए, वो भी गलत। बिल्कुल वर्तनीय दोषों से दूर भी होना चाहिए, व्याकरण दोषों से भी दूर होना जरूरी है। क्योंकि हमारा साउथ इंडिया में एक मात्रा का अगर चेंज आ गया तो मीनिंग दोबारा हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा, जो उल्टा भी हो सकता है। जूता से मारेंगे, जूता से मारेंगे, क्या पूछ रहे, क्या बोला, ऐसे भी मारेंगे। एक एक मात्रा पे अगर चेंज आ गया तो मीनिंग ही बदल जाएगा, गलत मीनिंग भी हो सकता है। तो वर्तनीय दोषों के टाइम पे सावधान नहीं, जागरूक नहीं रहना है क्या। उसके बाद आपका डिजाइन एलिमेंट्स, उपागम तत्व के अंतर्गत कौन सा न्यायाधीश ले रहा है, विधिया ले रहा है, वो भी उसी का भी क्लियर करके हम प्रेजेंट करना चाहिए, है ना। मतलब सैंपलिंग में कौन सा सैंपलिंग ले रहा है, बहुत अलग अलग प्रकार का सैंपलिंग्स है। आप लोगों ने पढ़ा क्या, कितने प्रकार के सैंपलिंग्स है। अचानक ले लिया तो कौन सा सैंपलिंग है, मैंने ऐसा ले लिया तो कौन सा सैंपलिंग है, मैंने ऐसा ले लिया तो कौन सा सैंपलिंग है, और मैंने ऐसा ले लिया तो कौन सा सैंपलिंग है। मतलब ऐसे वर्टिकली ले लिया, आधा आधा ले लिया, रिप्रेजेंटेशन दोनों हो रहा है, और बॉयज और गर्ल्स का दोनों को हो रहा है, तभी स्ट्रैटिफाइड है ना। अगर ऐसा ले लिया तो सेलेक्टिव भी हो सकता है, सेलेक्टिव हो सकता है। मैं पूछ कर मैं बोला हाँ बालेश्वर वाला कौन है, जाजपुर वाला कौन है, बरगढ़ वाला कौन है, और मलकानगिरी वाला कौन है, पूछ कर लिया, वो कौन सा, चलो वो छोड़ो। और नॉर्थ उड़ीसा वाला कौन है, साउथ उड़ीसा वाला कौन है, वैसा लिया, क्लस्टर से भी लिया, अलग अलग हो सकता है। आपके रिसर्च के दौरान आप कौन सा उपागम तत्व को के अनुसार अनुसंधान कर रहे हैं, उसी का भी क्लियर कटली व्याख्या करना चाहिए। उसी के अनुरूप में कौन सा विधि को यूज करने वाला है, उसी का भी उल्लेख करना चाहिए। हो रहा है बाबा, मेरा को भी तकलीफ आ रहा है, ओपन कर रहा हूं। और नेक्स्ट उसके बाद आपने पूछा, आप रिसर्च करने से पहले आपका रिसर्च का उद्गम अगर पहले साहित्यिक समीक्षा से ही होता है ना, वो साहित्यिक समीक्षा अपर्याप्त है, परफेक्टली नहीं किया। हाँ, किसी के मुंह से सुना हाँ मैं करना चाहता हूँ, तो उसी से कभी रिसर्च नहीं होगा। मतलब परफेक्टली आप रिव्यू करना चाहिए, उसे पॉजिटिव्स क्या है, नेगेटिव्स क्या है, सुनना है ना, पता भी करना चाहिए। रिसर्च और शायरी सोच समझ कर करना है ना, तो क्लियर कर ली प्लसेस क्या होंगे, माइनसेस क्या होंगे, वो जरूर पता कर ही हम आगे बढ़ना। और अगर वो उससे क्या मिलता है, हमको एक प्लेटफॉर्म मिलता है, एक नया समस्या का, नया शीर्षक का उद्गम स्रोत मिल जाता है। ये साहित्यिक समीक्षा, उन्होंने आपके रिसर्च के कितने साहित्यिक समीक्षा किया है, उसका भी उल्लेख प्रॉपरली करना, उसी से ही आपको ये मिल गया। और नेक्स्ट उसके बाद महत्वपूर्ण समर्थक अंश जितने सारे होते हैं, आपका रिसर्च को सपोर्ट करने वाला कोटेशंस, समर्थक अंश, लैंडमार्क स्टडीज। आपके पहले कई लोगों ने वही टॉपिक के ऊपर बहुत सारे अत्यंत महत्वपूर्ण अनुसंधान किए, लैंडमार्क स्टडीज कर दिया, उसका उल्लेख भी तो कर सकता है। आप एनईपी के ऊपर कर रहा है, तो एनईपी के ऊपर कौन सा लैंडमार्क स्टडी हो गया, उसका रेफरेंस करेंगे या नहीं करेंगे, जरूर करना ना।
उसी को कभी नहीं भूलना है। हर एक फील्ड में कुछ लैंडमार्क स्टडीज जरूर होंगे। कौन सा लैंडमार्क स्टडीज वो विषय के ऊपर हुआ है और इंडिया में हुआ है या अब्रॉड में हुआ है, बट फाइंड आउट करना, उसी का अब पढ़ना भी चाहिए, उसी उदाहरणों को, उसी का निष्कर्षों को भी फाइंड आउट करना चाहिए। नेक्स्ट उसके बाद और रिसर्च के दौरान हमेशा किससे दूर होना चाहिए? राजनीतिक और असामाजिक मनोवृत्ति से दूर में रहना चाहिए। मतलब किसी पॉलिटिकल पार्टी हमारा नहीं है, नवीन बाबू हमारा नहीं है, मोदी बाबू हमारा नहीं है, है ना? किसी को सपोर्ट नहीं है। और एंटी सोशल एलिमेंट्स जो भी है, समाज को भी छिन्न करने वाला शक्तियां बहुत सारे होता है, उसी को सपोर्ट करने का रिसर्च हो सकता है क्या? कर देंगे क्या? कि कभी भी नहीं करना चाहिए। वो आर्मी वाला प्रोजेक्ट्स करेंगे, असामाजिक क्रियाकलाप करने वाला को कैसे कंट्रोल करना चाहिए वो प्रोजेक्ट्स करते रहेंगे, हम नहीं कर सकता। मतलब राजनीतिक और एंटी सोशल एलिमेंट के एटीट्यूड को हमेशा दूर रखना चाहिए। किसी को सपोर्ट भी नहीं होना चाहिए, किसी को नेगेटिव भी नहीं। नक्सल के एरिया में जो लोग रह रहा है उनको पता चलता है मतलब कैसे दूर रहना चाहिए। पुलिस से भी बातचीत नहीं करना चाहिए, नक्सल से भी बातचीत नहीं करना चाहिए, माओवादी से भी बात नहीं करना, ऐसे रहता है ना। तो हमारे रिसर्च के दौरान उसी प्रकार के एटीट्यूड के अनुसार हम आगे बढ़ा। नेक्स्ट उसके बाद लास्ट हो गया बाबा, वो हो गया सर। और नेक्स्ट आप जो कुछ भी बोला जा रहा है आपका सिनाप्सिस के दौरान या रिसर्च के दौरान, तो रिपीटेशन हो सकता है क्या? बार बार वही उक्ति को बार बार बोल सकता है क्या? चर्वित चर्वणम, जो खाया है बार बार वही हम खाते रहेंगे क्या? क्या हम बकरा है क्या? बार बार वही खाते रहेंगे? एक बार खा लिया, आदमी है ना, हम कितने बार खाते हैं? हम दिन में लगभग 1 घंटा खाएंगे, तो बकरा है तो 24 घंटा भी खाते रहेगा, खाते रहता ना, जानवर खाते रहता है। तो चर्वित चर्वण हम करना है क्या? नहीं करते हैं। तो रिसर्च के दौरान भी हम कभी चर्वित चर्वण रिपीटेशन कभी नहीं करना चाहिए। एक बार बोल दिया मतलब वो बोल दिया, और रिपीटेशन करने की क्या जरूरत है? मतलब बकरा की तरह नहीं रहना चाहिए, आदमी की तरह ही हमारा अभिवृद्धि होनी चाहिए। नेक्स्ट वीक इंट्रोडक्शन। पहले आपके नॉलेज, आपका रिसर्च के ऊपर इतना इंटरेस्ट किससे पता चलता है? इंट्रोडक्शन से ही पता चलता है। इंट्रोडक्शन से ही मतलब किसी कार्यक्रम में जा रहा है, आप कितने अच्छा से तैयारी हो गया, कपड़ा पहन लिया, उसी से पता चलता है आप कितना इंटरेस्टेड है वो कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने के लिए, पता चलता है ना। तो मतलब आपका इंट्रोडक्शन में ही वीक हो गया तो वो रिसर्च आप थोड़ी कर पाओगे क्या? इंट्रोडक्शन से ही पता चलता ना, तो वो परफेक्टली होना चाहिए। और नेक्स्ट नेग्लेक्टिंग एडिटिंग। रिसर्च तो किया लेकिन कई गलतियां हो सकता है, या व्याकरण दोष भी हो सकता है, या वर्तनी दोष भी हो सकता है, वैचारिक दोष भी हो सकता है। तो हो सकता है तो प्रूफ रीडिंग तो करेंगे ना, प्रूफ रीडिंग तो जरूर, अक्षर संशोधन तो जरूर करेंगे। अक्षर संशोधन के टाइम पे कर दिया तो उसको एडिटिंग तो करना है ना, संपादन तो जरूर करना है, कहां पे गलतियां है, गलतियों को ठीक तो करना है ना। छोड़ देंगे क्या? तो छोड़ देंगे तो फिर आपका रिसर्च की क्वालिटी कैसा आएगा ना? अक्षर संशोधन करके जहां पे गलतियां है वहां पे संपादन करना है, एडिटिंग जरूर करना चाहिए, उसी के ऊपर भी फोकस जरूर चाहिए। अगर नहीं हुआ तो वो दोष के रूप में रह जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद और रिसर्च के दौरान हमारा भारत सरकार का यूजीसी का कुछ गाइडलाइंस होता है, कैसे आपके अनुसंधान शोध प्रबंध कैसे होना चाहिए, वो गाइडलाइंस को भी हम फॉलो अप करना भी जरूरी है। लास्टली प्लैगियरिज्म, साहित्य चोरी। साहित्य चोरी मतलब चोरी करो, आप चोरी करो, मान लो मैं इनके जोक से मैंने पेन चोरी किया हूं तो मैं चोर हूं, और आपके सभी लोगों से एक पेन चोरी किया हूं तो मैं चोर नहीं, मैं विद्वान हूं। दैट इज कॉल्ड रिसर्च। मतलब आप किसी का कोई भी नॉलेज एक ही किताब से अगर कॉपी किया तो वो तुम चोर है, अगर 100 किताब से इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया तो आप विद्वान है। तो रिसर्च में प्लैगियरिज्म के दौरान आपका रिसर्च कैसा होना चाहिए? आपको एक ही टेस्ट से इंफॉर्मेशन कलेक्ट मत करना, 100 किताब से, 10 किताब से, 20 किताब से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे तो यू आर ए स्कॉलर। एक ही से अगर करेंगे तो चोर है। तो प्लैगियरिज्म भी यही बताता है, एक ही किताब से अगर आपने इंफॉर्मेशन कॉपी पेस्ट कर दिया तो चोर है, कई किताबों को लेकर आपने प्रेजेंट किया तो आप स्कॉलर है। अब साइकोलॉजी पढ़ा, साइकोलॉजी का परफेक्ट डेफिनेशन किसने बताया? साइकोलॉजी में
पर्सनालिटी का डेफिनेशन किसने अच्छे से बताया? परफेक्ट डेफिनेशन बताया। पर्सनालिटी इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ साइको फिजिकल सिस्टम्स दैट, नहीं पढ़ा? आल्पोर्ट आल्पोर्ट है ना, तो आल्पोर्ट कितने डेफिनेशन को स्टडी किया? आल्पोर्ट ने कितने डेफिनेशन को स्टडी करने के बाद अपना डेफिनेशन बनाया? लगभग 49 डेफिनेशन स्टडी किए, 49 लोगों का परिभाषा को स्टडी करके अपना परिभाषा बताया। तो वो विद्वान हो गया या चोर हो गया? अगर एक ही का बता दिया तो चोर। तो रिसर्च के दौरान भी आप एक ही थीसिस, एक ही डिसर्टेशन, एक ही किताब, एक ही साइट के ऊपर फोकस नहीं करना, बहुत सारे रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंड हो जाओ, यू आर ए स्कॉलर, है ना? सिंपल मजाक के लिए बोल रहा हूँ, एक से 1 रुपया चोरी ले लेंगे तो चोर है, सभी लोगों से ले लिया तो आप स्कॉलर। तो इंडिया में भी वही होता है ना, 1 रुपया चोरी किया तो पुलिस उनको मारता रहता है, जो बैंक से पैसा लोन लेकर उधार लेकर भाग गया तो आइए सर बैठिए बोला जाता है ना। सेम कंडीशन रिसर्च में भी चलता रहता है। ज्यादा मक्खन चोर है, मक्खन मारा है, मक्खन तस्कर है, तो उनको रेस्पेक्ट ज्यादा होता है। सेम रिसर्च में भी यही चलता है, जितना हो सके उतना रेफरेंस करो और प्रेजेंट। इतना सारा दोष तो पता चल गया, और दोषों का निवारण कैसे करना? हाँ, दोषों को निवारण तो करना है ना। अभी आपको पता चल गया ना, बताना है क्या दोषों का निवारण कैसे करना? हाँ? चले, थैंक यू। किसी को कुछ डाउट है तो अभी पूछ लीजिए, जस्ट किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए। इसमें क्या होता है? क्या? सैम्पलिंग और सैम्पलिंग सैम्पलिंग फ्रेम तो रूपरेखा है, रूपरेखा सैम्पलिंग और सैम्पलिंग का फ्रेमवर्क, फ्रेम है, उसमें कितना खास किताब में लिखा था कि सैम्पलिंग और सैम्पलिंग फ्रेम फ्रेम और सैम्पलिंग में इतना डिफरेंस नहीं है। मुझे एक बार कंफर्म करने दो, आपको एम्बिग्यूटी, मेरा भी थोड़ा एम्बिग्यूटी है, आपको कुछ नेक्स्ट लेक्चर में आपको सैम्पलिंग फ्रेम और सैम्पलिंग के बीच में नॉर्मली तो नहीं है, एक बार बता दें। एक बार देखा उनका आगे नहीं जा रहा।